गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इक्विसिटम के वायवीय पर्रोह की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अपन जानते हैं कि इक्विसिटम का वायवीय पर्रोह पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। सर्वप्रथम हम पर्व या इंटरनोड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इक्विसिटम के वायवीय पर्रोह में अनेक उभार और खांच, रिड्ज और ग्रूव्स पाए जाते हैं, और उभार और खांचों की उपस्थिति के कारण इसकी अनुप्रस्थ काट में इसकी बाहरी सतह लहरदार दिखाई देती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले पोर्शन है वो उभार है और ये यहाँ वाला पोर्शन है वो खांच है। रिड्ज और ग्रूव्स प्रेजेंट है यहाँ। वायवीय पर्रोह के पर्व की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि वायवीय पर्रोह है वो पर्व और पर्व संधियों में, इंटरनोड और नोड में विभेदित होता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे पर्व की संरचना। तो पर्व में सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा स्थित होती है। ये आप लाइन डायग्राम में भी देख सकते हो, और दूसरा जो इसका अनुप्रस्थ काट है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, उसमें भी देख सकते हो। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। यहाँ देखिए, सबसे बाहर ये एपिडर्मिस और यहाँ ये एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस केवल एक स्तरीय परत होती है। इनके कोशिकाओं की बाहरी और पार्श्व भित्तियों पर सिलिका की परत पाई जाती है, जिसके कारण इक्विसिटम का जो स्तंभ या वायवीय पर्रोह है वो अपघर्षी, अब्रेसिव या खुरदरा हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि इक्विसिटम का जो तना है उसके बाहर की ओर सिलिका का जमाव होता है, और सिलिका के जमा होने के कारण ये अब्रेसिव नेचर का खुरदरा या अपघर्षी होता है। इसके अतिरिक्त सिलिका जो है वो वायवीय पर्रोह को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। बाह्य त्वचा में अनेक रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये स्टोमेटा। तो बाह्य त्वचा में अनेक स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र स्टोमेटा 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक स्टोमेटा में 4 सेल्स पाई जाती है, और ये चारों सेल्स 2-2 कोशिकाओं के 2 टीयर, 2 समूह में व्यवस्थित रहती है। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, जो ए वाला डायग्राम है उसमें आप देखिए सेल्स के 2 टीयर है। ऊपर की तरफ 2 सेल्स स्थित है, नीचे की तरफ 2 सेल्स स्थित है। यहाँ देखिए 2 सेल्स ऊपर की तरफ और 2 सेल्स नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो 2 सेल्स होती है उनको बोलते हैं गार्ड सेल। इन दोनों सेल्स को क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। ये जो सेल्स है इन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। और ऊपर की ओर दो सेल्स स्थित होती है, उनको सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। दोनों सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं को पूर्णतः ढके हुए रहती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, सहायक कोशिकाएं जो है वो द्वार कोशिकाओं को पूरी तरह से ढके हुए है। द्वार कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ स्थूलन बैंड, ट्रांसवर्स थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। इस नीचे वाले डायग्राम आप देखियो, थिकनिंग बैंड्स दिखाए हुए हैं। ये इसमें सहायक कोशिकाएं हैं। नीचे की ओर ये 2 द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं में जो अनुप्रस्थ पट्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, उनको बोलते हैं थिकनिंग बैंड्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स स्थित होता है। इक्विसिटम के पर्रोह के कॉर्टेक्स की आंतरिक संरचना काफी जटिल होती है। यह बाहरी और आंतरिक कॉर्टेक्स में विभेदित होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बाहरी कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। बाहरी कॉर्टेक्स दृढ़ोत्की, स्क्लेरेन काइमेटस तथा क्लोरेन काइमेटस सेल से निर्मित होता है। देखिए एपिडर्मिस के नीचे की तरफ ये एपिडर्मिस है,
और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स स्थित है। कॉर्टेक्स का बाहर वाला भाग है वो स्क्लेरेन काइमेटस, और जो अंदर वाला भाग है वो क्लोरेन काइमेटस। ये वाला पोर्शन है वो स्क्लेरेन काइमेटस, ये वाला पोर्शन है वो क्लोरेन काइमेटस। स्क्लेरेन काइमेटस या दृढ़ोत्की कोशिकाएं बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ दृढ़ोत्की कोशिकाएं स्थित है, और इन दृढ़ोत्की कोशिकाओं का कार्य होता है पर्रोह को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। जैसा कि आप सभी जानते हो इक्विसिटम का पर्रोह उभार और खांच युक्त होता है। उभारों के नीचे जहाँ जहाँ उभार स्थित होते हैं, उभारों के नीचे दृढ़ोतक ज़्यादा होता है और खांच होते हैं वहाँ पे दृढ़ोतक कम होता है। तो देखिए यहाँ डायग्राम में आप देखिए उभार जहाँ है वहाँ दृढ़ोतक की परत कई है, यानी काफ़ी ज़्यादा परतें हैं, और जहाँ खांच है वहाँ दृढ़ोतक की परतें कम है। तो खांच के नीचे वाले भाग में दृढ़ोतक की केवल 1 या 2 परतें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बाह्य त्वचा में जहाँ जहाँ रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं वहाँ दृढ़ोतक अनुपस्थित होता है। और दृढ़ोत्की भाग या जो स्क्लेरेन काइमेटस वाला क्षेत्र होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है क्लोरेन काइमेटस। ये स्क्लेरेन काइमेटस, इसके जस्ट नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन है क्लोरेन काइमेटस। आप डायग्राम में देख सकते हो ये स्क्लेरेन काइमेटस और इसके स्क्लेरेन काइमेटस के जस्ट नीचे की तरफ क्लोरेन काइमेटस वाला रीजन है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है क्लोरेन काइमेटस रीजन, तो इस क्षेत्र की जो सेल्स होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये वास्तव में फोटोसिंथेटिक रीजन, प्रकाश संश्लेषी भाग होता है। जो क्लोरेन काइमेटस जो रीजन होता है वो वास्तव में फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। और खांच जहाँ पे पाई जाती है उस क्षेत्र में इन कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, कम होती है, और जहाँ उभार पाए जाते हैं वहाँ क्लोरेन काइमेटस सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ उभार है, तो उभार वाले क्षेत्र में क्लोरेन काइमेटस सेल्स की संख्या ज़्यादा है, और जहाँ खांच है, खांच वाले क्षेत्र में क्लोरेन काइमेटस सेल्स की संख्या कम है। रंध्र इस क्षेत्र में उपस्थित अधोरंध्री कोष्ठों सब स्टोमेटल चैम्बर में खुलते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए नीचे वाले में ये क्लोरेन काइमेटस रीजन है, इसमें यहाँ पे रंध्र खुल रहे हैं। इस चैम्बर को बोलेंगे सब स्टोमेटल चैम्बर। तो क्लोरेन काइमेटस रीजन में ही स्टोमेटा खुलते हैं, और जहाँ स्टोमेटा खुलते हैं उसको बोलते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर। तो इस प्रकार कॉर्टेक्स में जो बाहरी कॉर्टेक्स होता है वो 2 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें बाहर वाला पोर्शन है वो दृढ़ोत्की स्क्लेरेन काइमेटस होता है, अंदर वाला पोर्शन है वो क्लोरेन काइमेटस होता है। जहाँ उभार पाए जाते हैं वहाँ स्क्लेरेन काइमा और क्लोरेन काइमा की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ खांच पाई जाती है वहाँ इनकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट आता है आंतरिक कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। डायग्राम में आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन है वो इनर कॉर्टेक्स है। इनर कॉर्टेक्स जो है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ तक ये वाला पोर्शन है वो इनर कॉर्टेक्स है। इनर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बना होता है, और इनर कॉर्टेक्स वाले रीजन में सुविकसित अंतराकोशिक अवकाश इंटर सेलुलर स्पेसीज पाए जाते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन इनर कॉर्टेक्स है, ये वाला पोर्शन इनर कॉर्टेक्स है, और इनर कॉर्टेक्स में देखो यहाँ इस अवकाश है, इन अवकाशों को बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेसीज। और यहाँ पे इनर कॉर्टेक्स में जो इंटर सेलुलर स्पेसेस होते हैं उनको बोलते हैं वेलिकुलर केनाल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्लांट में वेलिकुलर केनाल्स पाई जाती है, या फिर इक्विसिस्टम के किस पोर्शन में, किस भाग में वेलिकुलर केनाल पाई जाती है। तो जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें बड़े बड़े अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। इन अंतराकोशिक अवकाशों को बोलते हैं वेलिकुलर केनाल। और ये वेलिकुलर केनाल पर्रोह में सुविकसित वातन तंत्र एरिएशन सिस्टम बनाते हैं। जो इक्विसिस्टम का पर्रोह है उसमें एरिएशन सिस्टम या वातन तंत्र का निर्माण ये वेलिकुलर केनाल्स करती है।
अब अपन देखेंगे कि इनर कॉर्टेक्स में वेलिकुलर कैनाल कहाँ स्थित होती है। तो प्रत्येक वेलिकुलर कैनाल खांच के नीचे स्थित होती है। जहाँ जहाँ खांच, इस डायग्राम में आप देखिए, जहाँ जहाँ खांच स्थित है वहाँ खांच के जस्ट नीचे की तरफ वेलिकुलर कैनाल स्थित। ये सारी वेलिकुलर कैनाल्स है और जहाँ जहाँ खांच है वहाँ वहाँ खांच के नीचे वेलिकुलर कैनाल स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोडर्मिस। इक्विसिटम की विभिन्न जातियों में एंडोडर्मिस निम्न 3 स्थितियों में पाई जाती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें दिया हुआ है कि इक्विसिटम की अलग अलग जातियों में किस प्रकार एंडोडर्मिस पाई जाती है। सबसे पहले हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये एंडोडर्मिस है, ये वाला पोर्शन है वो पूरा एंडोडर्मिस है। तो कॉर्टेक्स के नीचे की तरफ एंडोडर्मिस स्थित है। इसके बाद में आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ए वाला डायग्राम। ए वाले डायग्राम में देखो ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। कॉर्टेक्स में देखो ये वेलिकुलर कैनाल्स दिख रही है, ये सारी वेलिकुलर कैनाल्स है और वेलिकुलर कैनाल्स के अंदर की तरफ डॉट डॉट में आपको यहाँ दिखाया हुआ है एंडोडर्मिस। ये देखिए डॉट डॉट में यहाँ आपको एंडोडर्मिस दिखाया हुआ है। तो इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम पोल्यूस्टर, इक्विसिटम सिरपोइडिस, इक्विसिटम टेलमेशिया, इन जातियों में रंभ के चारों ओर एंडोडर्मिस केवल एक परत के रूप में पाई जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो तो वेस्कुलर बंडल्स है और वेस्कुलर बंडल्स के बाहर की तरफ जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं वो डॉट डॉट इसकी एंडोडर्मिस है। तो एंडोडर्मिस जो है वो वेस्कुलर बंडल के बाहर की ओर केवल एक परत के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे दूसरी स्थिति में क्या होता है। तो इक्विसिटम डिबाइल, इक्विसिटम हाईमेल आदि जातियों में एंडोडर्मिस की 2 परतें पाई जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डॉट डॉट लाइनें 2 दिखाई गई है। एक बाहर की तरफ है जो वेस्कुलर बंडल्स के बाहर की ओर है और दूसरी है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर की तरफ। एक देखिए वेस्कुलर बंडल्स के बाहर है, दूसरी वेस्कुलर बंडल्स के अंदर की तरफ है। तो यहाँ एंडोडर्मिस 2 परतों के रूप में पाई जाती है। इनमें से एक परत वेस्कुलर बंडल्स के बाहर पाई जाती है और दूसरी परत वेस्कुलर बंडल की जो वलय है उसके अंदर की ओर स्थित होती है। तीसरी स्थिति में देखिए सी वाले डायग्राम में इक्विसिटम लाइमोसम और इक्विसिटम जाइजेंसियम आदि कुछ जातियों में प्रत्येक संवहन पूल के चारों ओर एंडोडर्मिस की एक अलग परत पाई जाती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि वेस्कुलर बंडल, प्रत्येक वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर डॉट डॉट दिखाया गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर यहाँ आप देख सकते हैं वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल में प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। तो तीनों स्थितियों में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली स्थिति में क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल्स की एक वलय पाई जाती है, उसके बाहर की तरफ एंडोडर्मिस की केवल एक परत पाई जाती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स की वलय के बाहर भी एंडोडर्मिस पाई जाती है जिसको आउटर एंडोडर्मिस कहते हैं और अंदर भी एंडोडर्मिस होती है जिसको इनर एंडोडर्मिस कहते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होता है, प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक अलग एंडोडर्मिस की परत पाई जाती है जिसको आप सी वाले डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इक्विसिटम का रंभ या स्टिल। इस डायग्राम में अपन एक बार फिर से चलते हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ रंभ या स्टिल पाया जाता है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ पेरेनकाइमेटस सेल्स की एक परत होती है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। यहाँ आप देखिए ये है पेरिसाइकल। तो एंडोडर्मिस बाहर की ओर है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ पेरेनकाइमेटस सेल्स की एक लेयर है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल वास्तव में स्टील या रंभ की सबसे बाहर वाली परत होती है। रंभ में अनेक संवहन पूल होते हैं जो केंद्रीय या सेंट्रल पित्त केविटी के चारों ओर एक वलय में स्थित होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंटर में पित्त है और एक सेकंड रुकिए, इस डायग्राम में आप देखिए सेंटर में पित्त है और पित्त के बाहर की ओर ये वेस्कुलर बंडल्स स्थित है। ये सारे वेस्कुलर बंडल जो दिख रहे हैं राउंड राउंड आपको, ये सारे वेस्कुलर बंडल्स है जो पित्त केविटी के बाहर की ओर स्थित है। इक्विसिटम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो संयुक्त, कॉन्जॉइंट, समपार्श्विक, कोलैटरल और एंडार्क या अंत्य आदि दारुक होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और एंडार्क होते हैं।
वेस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में स्थित वेलिकुलर केनाल के एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। देखो यहाँ पे वेलिकुलर केनाल है जो कॉर्टेक्स में स्थित है और यहाँ है वेस्कुलर बंडल स्थित। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो वेलिकुलर केनाल के एकांतर क्रम में, जहाँ वेलिकुलर केनाल नहीं है वहाँ पे देखो इस सिद्ध में यहाँ पे वेस्कुलर बंडल स्थित है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम अल्प विकसित होता है, यानी बहुत कम विकसित होता है और वी आकार का होता है। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, जाइलम जो है वो वी आकार का है, जिसमें ये प्रोटोजाइलम सेंटर में स्थित है। इसमें वास्तव में होता तो ये इस प्रकार का है, इस प्रकार से कि ये वाला पोर्शन जो है वो मेटाजाइलम है और ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो प्रोटोजाइलम है। लेकिन देखिए इसमें कुछ अलग थोड़ा होता है इसमें कि प्रत्येक बंडल में जाइलम वाहिनिकाओं के 2 पार्श्व और एक मध्य समूह होते हैं। देखो यहाँ पे 2 पार्श्व समूह है जाइलम वाहिनिकाओं के, ये 2 पार्श्व समूह है, एक बीच में एक मध्य समूह है। यंग बंडल्स में अंदर की ओर स्थित वाहिनिका समूह प्रोटोजाइलम बनाते हैं और बाहर वाले समूह है वो मेटाजाइलम बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि जाइलम जो है वो वी आकार का होता है। वास्तव में देखिए यहाँ पे वी आकार का जाइलम होगा जिसमें ये 2 समूह मेटाजाइलम के हैं और अंदर वाला समूह है वो प्रोटोजाइलम का है। देखिए यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम स्थित होता है और ये दोनों मेटाजाइलम स्थित होते हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे पर्रोहे की मोटाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाएं टूट जाती है और प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाएं टूटने के कारण इनके मध्य एक गुहा का निर्माण हो जाता है, एक केविटी बन जाती है। उस केविटी या कैनाल को बोलते हैं केरिनल कैनाल। यहाँ पे देखिए कैनाल बन गई और इस कैनाल को बोलते हैं केरिनल कैनाल। वास्तव में ये पूरा पोर्शन जात था वो प्रोटोजाइलम था, लेकिन जैसे जैसे पर्रोहे की मोटाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाएं हैं वो टूट जाती है और टूटने से इनके बीच में एक केविटी बन जाती है और केविटी क्या कहलाती है? केरिनल कैनाल। अपन ने एक कैनाल पहले भी पढ़ी थी जो इनर कॉर्टेक्स में थी, उस कैनाल को बोलते हैं वेलिकुलर कैनाल। ये देखो वेलिकुलर कैनाल है और वेस्कुलर बंडल्स में जो कैनाल उसको बोलते हैं केरिनल कैनाल। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि केरिनल कैनाल कहाँ स्थित होती है, तो केरिनल कैनाल वास्तव में वेस्कुलर बंडल्स में स्थित होती है जो प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाओं के टूटने से निर्मित होती है। और इस केरिनल कैनाल में जल भरा हुआ रहता है। परिपक्व संवहन पुल में इस केरिनल कैनाल की परिधि पर कुछ प्रोटोजाइलम समूह देखे जा सकते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये पूरी केरिनल कैनाल है और इस केरिनल कैनाल की जो परिधि है इस परिधि पर प्रोटोजाइलम स्थित है। मेटाजाइलम, ये बाहर की ओर मेटाजाइलम यहाँ पे स्थित है और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल में दोनों मेटाजाइलम समूहों के बीच में फ्लोएम पाया जाता है। ये 2 मेटाजाइलम समूह है, ये एक मेटाजाइलम ये दूसरा, इनके बीच में यहाँ पे देखो फ्लोएम स्थित होता है। तो वेस्कुलर बंडल में एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ। वेस्कुलर बंडल वी आकार के होते हैं जिनमें यहाँ पे मेटाजाइलम स्थित होते हैं। यहाँ ये वाला पोर्शन पूरा प्रोटोजाइलम है, लेकिन परिपक्व पर्रोहे की जैसे जैसे मोटाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाएं टूटने से यहाँ पे एक गुहा बन गई जिसको केरिनल कैनाल कहते हैं और इस केरिनल कैनाल की परिधि पर प्रोटोजाइलम स्थित है। बाहर की ओर ये मेटाजाइलम स्थित है और मेटाजाइलम के बीच में यहाँ पे फ्लोएम स्थित होता है। नेक्स्ट है पित्त। तो देखिए वायवीय पर्रोहे का जो पर्वह होता है उसके केंद्रीय भाग में पित्त गुहा या पित्त केविटी उपस्थित होती है। यहाँ देखिए ये पित्त गुहा या पित्त केविटी स्थित है। इस प्रकार हम इक्विसिटम के वायवीय पर्रोहे के पर्वह वाले पोर्शन की जब या इंटरनोड वाले पोर्शन की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक दोनों प्रकार के करैक्टर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरोफाइटिक करैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला करैक्टर है कि इक्विसिटम का जो पर्रोह है उसमें खांच और उभार, ग्रूव्स और रीड्स पाए जाते हैं। ये वास्तव में एक जीरोफाइटिक करैक्टर है। दूसरा है इक्विसिटम
कि बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनकी बाहरी और पार्श्व भित्तियों पर क्यूटिकल और सिलिका का जमाव होता है। यहाँ देखिए ये क्यूटिकल का जमाव है और यहाँ पे सिलिका का भी जमाव होता है। ये वास्तव में एक यूरोफाइटिक करेक्टर है। तीसरा करेक्टर है इक्विसिटम के पर्रोह में रंध्र धसे हुए होते हैं। ये रंध्र जो है वो एपिडर्मिस में या अंदर की तरफ धसे हुए हैं। इनको वास्तव में सन किनिस्टोमेटा कहा जाता है। नेक्स्ट इसका यूरोफाइटिक करेक्टर है कि पर्रोह में बाह्य त्वचा के नीचे सुविकसित स्क्लेरेंट काइमेटस क्षेत्र स्थित होता है। देखो यहाँ पे स्क्लेरेंट काइमेटस जो रीजन है, स्क्लेरेंट काइमेटस रीजन की जो प्रेजेंस है वो वास्तव में एक यूरोफाइटिक करेक्टर है। नेक्स्ट इसका यूरोफाइटिक करेक्टर है इक्विसिटम में जो पत्तियाँ होती है वो स्केली होती है, सल्की पत्तियाँ इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है वायवीय पर्रोह में क्लोरीन काइमा की प्रेजेंस। वायवीय पर्रोह में स्क्लेरेन काइमा और क्लोरीन काइमा की प्रेजेंस वास्तव में एक यूरोफाइटिक करेक्टर होता है। नेक्स्ट यूरोफाइटिक करेक्टर है इसके वायवीय पर्रोह में सुविकसित वेस्कुलर सिलेंडर्स पाए जाते हैं। तो ये तो इसके थे यूरोफाइटिक करेक्टर। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स भी पाए जाते हैं। हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स में देखिए इसमें एक तो सुविकसित वेलिकुलर कैनाल जो वातन तंत्र है वास्तव में, और दूसरा है कैरिनल कैनाल और केंद्रीय भाग में पित्त केविटी की उपस्थिति। 3 केविटी या 3 कैनाल्स पाई जाती है। ये तो थी वेलिकुलर कैनाल, दूसरी होती है कैरिनल कैनाल और तीसरी होती है इसमें पित्त केविटी। इन तीनों केविटीज़ की प्रेजेंस वास्तव में हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स है। इसके अलावा इसमें जो जाइलम होता है वो रिड्यूस जाइलम, न्यूनीकृत जाइलम होता है। बहुत कम मात्रा में जाइलम प्रेजेंस होता है और ये वास्तव में एक हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। थैंक यू।